गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 16। ये आपका 16 लेक्चर होगा और ये आपका लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण या कोरोजन। जनरली आपने देखा होगा कि आपके घरों पर जो लोहे के सरिये होते हैं, पाइप होते हैं, ठीक है ना, या कोई अन्य मेटल है, तो आपको एक चीज़ तो पहले से पता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, शाइनिंग होती है, उन पर चमक होती है। लेकिन आपने घरों पर जब भी किसी मेटल को देखा होगा तो आपको वो चमक दिखाई नहीं देती है, उसके ऊपर भूरे रंग का या कोई अन्य मटेरियल जमा हो जाता है। तो पता है ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मेटल क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी कि हम सक्रिय मानते हैं इनको। और आप उस मेटल के चारों ओर जो एयर है, चाहे यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, थोड़ा वाटर की मात्रा मिल जाएगी, कुछ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं। इन गैसों के प्रभाव से और जल के प्रभाव से क्या होता है कि वह मेटल उनसे रिएक्ट कर लेता है। और जब मेटल रिएक्ट करता है तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से करेगा तो मेटल के सल्फेट बन सकते हैं, मेटल का कार्बोनेट बन सकता है, मेटल का कोई हैलाइड बन सकता है, इस तरीके से, या मेटल का ऑक्साइड बन सकता है। तो ये मेटल है आपका, और इस मेटल की सरफेस से कौन टकराया? ऑक्सीजन या CO2 या H2O या SO2 या SO3, जो चारों ओर हवा के अंदर ये गैसें मौजूद होती है। तो जब ये आपस में इसके साथ कांटेक्ट में आती है तो ये मेटल आपका जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि इनका IP कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। तो ये इनसे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, बाहरी जो परत होती है वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, ये आपके इसके कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो हुआ क्या, जो आपकी मेटल थी वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में, हैलाइड में, कार्बोनेट में, सल्फेट में। इसका मतलब मेटल वहाँ से रिड्यूस हो गया है। तो बच्चों यही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कोरोजन कहलाता है या संक्षारण कहलाता है। तो मेटल का या मेटल की सरफेस पर वायुमंडलीय गैसों, आर्द्रता, इनकी क्रियाओं के द्वारा मेटल का उनके कंपाउंड ऑक्साइड में, सल्फेट में, कार्बोनेट में बदलना और मेटल का क्षरित हो जाना, नष्ट हो जाना, रिड्यूस हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारकता, जिसमें लोहे में हम पढ़ते हैं इसको जंग लगना। क्लियर है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ने वाले हैं हम? क्योंकि जब आप इस मेटल के ऊपर कोरोजन की प्रोसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, और वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिस तरह से आपका काम करेगा, आपने देखा गैल्वेनिक सेल में कि Zn+2 के रूप में रिड्यूस होता जा रहा है, कॉपर+2 कॉपर में जमा होता जा रहा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन चालू हो जाती है, जिसके कारण मेटल ऑक्सीडाइज होता है, और मेटल ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है? जैसे ये इस तरह से मेटल प्लस N और N इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल आपका ऑक्सीडाइज होकर उनके आयन के रूप में चेंज होगा, और यही आयन, नेगेटिव आयन जो होते हैं, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, इनसे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कंपाउंड बना लेता है, और मेटल यहाँ से रिड्यूस होना चालू हो जाता है। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि संक्षारण होता क्या है, संक्षारण कब बढ़ जाता है, कब इसको कम किया जा सकता है। क्योंकि डेली यूजेज में आप जब मेटल का प्रयोग करते हैं तो आप चाहते हैं कि मेटल लंबे समय तक ऐसा कैसा बना रहे, लेकिन वह धीरे धीरे क्या होता जाता है, अपना फिजिकली और केमिकली चेंज लाता है, और इस चेंज के कारण क्या होगा, आपका मेटल रिड्यूस हो जाता है। तो उस लॉस को बचाने के लिए आपको संक्षारण जो होता है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसके मैकेनिज्म क्या है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक क्रियाविधि को समझाइए, यानी केमिकल रिएक्शन को आपको समझानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आप आपकी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ। अब आप देखें, सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि संक्षारकता किसे कहते हैं या कोरोजन किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चों, संक्षारकता या कोरोजन यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें धातु की सतह पर, मेटल की सरफेस पर, धातु की सतह पर
वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। वह आर्द्रता ह्यूमिडिटी द्वारा धातु का धातु लवण जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, है ना, वैलेंसी कुछ भी हो सकती है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। तो सिंपल मैंने प्रारूपिक रूप से लिखा है। तो धातु लवण में परिवर्तित होकर धातु का नष्ट होना संक्षारकता कहलाती है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि धातु की सतह पर धातु के चारों ओर जो वायुमंडलीय गैसें होती है और ह्यूमिडिटी जो होती है उनका रिएक्ट करके और किस में बदल जाना, धातु के कंपाउंड साल्ट में बदल जाना और धातु का धीरे धीरे नष्ट होता रहना, ये क्या कहलाता है? आपका कोरोजन कहलाता है, संक्षारकता कहलाती है। समझ में आ गया? ये मैंने अभी बताया था आपको। और इसी के कारण आपकी धातु जो चमकीली होती है वो क्या हो जाती है? आपकी मटमैले कलर में चली जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ओके, ये तो हो गया आपका संक्षारकता के बारे में। अब आप देखें संक्षारकता की हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, संक्षारकता के प्रकार पढ़ने वाले हैं, और संक्षारकता कब आपका सक्रिय होता है यानी कि ज़्यादा तेज़ी से होगा और कब इसको कम किया जा सकता है। तो वहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो आपका मेटल होता है वहाँ पर ज़्यादा जंग लगेगा लोहे पर, या समुद्र के किनारे कोई पाइप लगा हुआ तो उस पर ज़्यादा जंग लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले आप डेफिनेशन को उतार लें। तो बच्चों अब सेकंड लेते हैं अपन, संक्षारकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन में संक्षारकता कितने प्रकार की होगी? तो देखो, जो ज़मीन के नीचे पाइप गढ़े होते हैं वहाँ पर सॉइल के द्वारा कोरोजन होता है। कई जगह पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा कोरोजन हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपके लवणीय यानी कि साल्ट जहाँ होते हैं, जैसे समुद्री आपका पानी है तो सी वाटर के अंदर आपके कई सारे साल्ट होते हैं, तो उनके अंदर उनके कारण कोरोजन होता है। इसके अलावा गैल्वेनिक कोरोजन, जो मेटल होता है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है दूसरे मेटल की और वह मेटल रिएक्टिविटी के हिसाब से कम ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक मेटल एनोड और एक मेटल कैथोड बन जाता है, तो गैल्वेनिक कोरोजन होता है। तो टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में हम पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन, पहला है सॉइल कोरोजन। ठीक, ये किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा। और किस में होगा ये? भूमिगत, जो अंदर दबे हुए हैं भूमिगत पाइप्स या आपकी केबल्स हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? सॉइल के द्वारा, सॉइल के अंदर जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और उसको संक्षारित कर देते हैं। सेकंड है आपका टेयरिंग कोरोजन। टेयरिंग का मतलब होता है बच्चों दरार, है ना। जब आप किसी मेटल के ऊपर पेंट भी कर देते हैं, चारों तरफ पेंट कर दिया है पर उसमें थोड़ा सा क्रेक आ गया है, दरार हो गया, आ गई है, तो दरार आने के कारण बीच में जगह हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वायुमंडलीय गैसें हो सकती है या ह्यूमिडिटी हो सकती है, उस दरार में जाकर उस सरफेस पर क्या करेगी? ये संक्षारक की प्रक्रिया चालू कर देगी। तो ये होता है दरार के कारण। दरार में वायुमंडलीय गैसों व आर्द्रता द्वारा। तीसरा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरोजन।
ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा, सूक्ष्म जीवों की रेडॉक्स रिएक्शन द्वारा, उपापचयी क्रिया द्वारा, मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, और किनसे, इनकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है उनके द्वारा होने वाला है। और चौथा जो आपका है गैल्वेनिक, गैल्वेनिक कोरोजन। ये मेटल प्लस इम्प्यूरिटीज, इसको आप समझें जैसे आपका ये Zn है और इसके अंदर कुछ मात्रा किसकी है, कॉपर की है, ओके, इम्प्योर है ये, इसमें आपका क्या है, अशुद्धियाँ मिली हुई है, तो Zn प्लस कॉपर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जब ये दोनों साथ आएंगे तो यहाँ से Zn क्या होगा, Zn+2 के रूप में कन्वर्ट होना, ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा, जैसे कि आपने डेनियल सेल में पढ़ा है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ से Zn क्या होगा, संक्षारित होगा। तो ये आपका मेटल प्लस इम्प्योरिटीज किसकी होगी, वो अदर मेटल की। और एग्जाम्पल से समझें आप, Zn के साथ क्या मिला हुआ है, प्लस कॉपर है, तो Zn यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में। तो किसी मेटल का दूसरे मेटल के द्वारा कोरोजन होना, ये क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनिक कोरोजन कहलाएगा। ओके, चलो उतार लो इसको। तो जंग लगने की प्रक्रिया या कोरोजन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आपके हेल्प करते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। अब उन फैक्टर्स पर बात करें, यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये फैक्टर आपके हैं तो वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, और यदि उन फैक्टर्स को आप कम कर दें या उनको हटा दें वहाँ से, तो आपकी जो मेटल है वो कोरोजन नहीं होगा उसमें, वह लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब उन फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि आप उस मेटल को यदि जंग लगने से बचाना चाहते हो तो जंग लगने की प्रक्रिया में कौन कौन से फैक्टर उसके साथ होते हैं जो कि जंग को बढ़ा देते हैं, तो उन फैक्टर को अगर ध्यान रखें तो आप उसको सुरक्षित करने के उपाय भी बता सकते हैं। जैसे आपके फैक्टर हेल्पिंग इन कोरोजन, यानी कि जंग लगने के लिए, जो मैंने बताया ना कोरोजन यानी कि संक्षारकता, तो जंग लगने की प्रक्रिया, तो जंग लगने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि जंग लगने की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो होता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आपको पता है कि धातुओं की क्रियाशीलता हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द्वारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द्वारा। तो जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वह उतनी ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। ये आपने पढ़ लिया है पहले आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी वहाँ पर। तो जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वह उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और जो जितनी ज़्यादा क्रियाशील या रिएक्टिव होती है मेटल, उन पर कोरोजन उतना ही फास्ट होता है। अब आप देखें जैसे कि Zn, Fe, एल्यूमिनियम, और एक तरफ मैं लेता हूँ Pt, Ag और Au, तो ये लगभग इनर्ट होती हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। और जबकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। तो ये आपके रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और रिएक्टिव मेटल होने के कारण इन पर जंग लगने की प्रक्रिया इनकी तुलना में क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, लगभग इनर्ट होती है मेटल, है ना, अक्रिय धातु है माना जाता है इनका। तो पहला फैक्टर आपका क्या होता है जंग लगने की प्रक्रिया में, कि जो जितना ज़्यादा आपका रिएक्टिव मेटल होगा उस पर जंग लगने का या नष्ट होने का प्रोसेस उतना ही फास्ट होता है। सेकंड चीज़ जो है वो है आपकी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि जितना ज़्यादा वायुमंडल में आपका पानी की मात्रा होगी तो वहाँ पर वो गैसें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, वो गैसें क्या करती है, इस H2O के साथ प्लस होकर इलेक्ट्रोलाइट बना लेती है, H2CO3, SO2 है इसी तरीके से, तो H2SO3, तो ये आपके क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि कोरोजन की जो प्रोसेस है वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जब आपके मौजूद हो जाते हैं तो कोरोजन की प्रोसेस क्या हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसका मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि आर्द्रता
जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर कोरिजन शुष्क एयर जहाँ होती है, ड्राई एयर, शुष्क वायु, उनकी तुलना में आपकी नम जहाँ आपकी हवा है वहाँ पर ज़्यादा होगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सी वाटर के आसपास और एक आपका डेजर्ट की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि लोहा दोनों जगह रखा हुआ है, समुद्र के किनारे पानी के आसपास रखा गया है और आपका रेगिस्तान पर भी पड़ा हुआ है लोहा, तो वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया कहाँ तेज होगी? तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपकी जंग लगने की प्रक्रिया तेज होगी। और जो डेजर्ट है जहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर ड्राई एयर होती है, नमी कम होती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। ओके, ये छोटे छोटे मैंने कहा ना बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपका समुद्र के किनारे पर या सी के आसपास या जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया और डेजर्ट की प्रक्रिया में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा जो फैक्टर आता है आपका, थर्ड फैक्टर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब है कि आप समझते हैं कि जब एयर में SO2, SO3, CO2, H2S इस तरह की गैसें जब अधिक मात्रा में मिल जाती है तो मैंने बताया कि होगा क्या, ये वापस H2O से क्रिया करेगी और H2O से क्रिया करने के पश्चात क्या होगा, वही इलेक्ट्रोलाइट बनाएगी और इलेक्ट्रोलाइट बनाने के कारण क्या होगा, आपका जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया उतनी क्या होगी, आपकी तीव्र हो जाती है। तो ये तीन फैक्टर तो आपके ये हो गए। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं अपन, चौथे फैक्टर की, सॉफ्ट वाटर, और दूसरा ले रहा हूं मैं आपका साल्टी वाटर। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं, शुद्ध जल हो सकता है और दूसरा क्या है, अशुद्ध है जिसमें साल्ट मिले हुए हैं। तो यहां पर जंग लगने की प्रक्रिया इसकी ज़्यादा होगी कि जिस जगह पर आपका अशुद्ध जल होता है, तो अशुद्ध जल होने का मतलब उसमें साल्ट पहले से घुले हुए हैं, तो वह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार कर लेता है, जिसके कारण कि आपका कोरिजन की प्रोसेस तीव्र हो जाता है। ओके, तो ये मेजर फैक्टर आपके ऐसे हैं कि जिनके द्वारा क्या होता है, तो कुल मिला के जंग लगने के लिए आपको एक तो किससे बचाव होना चाहिए, पानी से। ठीक है ना, अगर आपका लोहा है और उसके चारों ओर अगर पानी नहीं आ पाएगा, तो पानी नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा और जंग लगने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। एक आपको किससे बचाना है, हवा से, हवा के अंदर उपस्थित गैसों से, तो ऑक्सीजन वगैरह से संपर्क में ना आ पाए। तो अगर आप इन चीज़ों को रोक लें तो आपका मेटल क्या होता है, कोरिजन होने से बच जाता है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म के बाद कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है और किस तरह से कोरिजन की प्रक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। आप उसको समझ लें तो आपको पता चल जाएगा उस रिएक्शन को रोकना है तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको वहाँ से अवॉइड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो मेजर 4 फैक्टर मैंने बताए हैं कि किस किस तरीके से आपका संक्षारकता बढ़ जाती है। ओके, उतार लें इनको। अब हम पढ़ेंगे कोरिजन का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, यानी कि यहाँ पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया की रासायनिक क्रियाविधि किस तरह से होती है। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, जंग लगने की प्रक्रिया का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, या यूँ कह सकते हैं कि जब जंग लगता है तो वहाँ पर कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में हम अब इसको ध्यान से समझना। आप पहली चीज़ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंतर्गत आपको पता है कि मैंने बताया कि जब आप किसी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया की स्टडी करते हैं तो जब जंग वहाँ पर लगता है तो वहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें कैसे आती है पहले उसको समझें। पहली बात करें हम कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे होता है। H2O जो है नमी, वो आपका H+ और OH- में डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि प्योर वाटर जो होता है वह बहुत ही कम आयोनाइज होता है, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन बिल्कुल ट्रेस होती है। ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है तो ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, H2CO3। और ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वापस क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, 2H प्लस कार्बोनेट आयन में। तो यहाँ पर अब आपका जब ये H2CO3 इलेक्ट्रोलाइट बनता है तो जल की आयोनाइजेशन क्षमता को बढ़ा देता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाने से प्लस और माइनस आयन मिल जाते हैं। कहने का मतलब आप इसको यहाँ समझें, जैसे ये आपका आयरन है और इस जगह पर मैं जंग लगने की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस पर जंग लग रहा है, तो इसके चारों ओर की चीज़ देखें अपन, ये इसके चारों ओर सराउंडिंग, यहाँ पर क्या है, H2O मौजूद है और CO2 मौजूद है या H2S मौजूद है या SO2 मौजूद है, ये आपकी पोल्यूटेड गैसें होगी। और जब ये होगा तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेगी, तो मैंने बताया कि यहाँ का प्रोसेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्रोसेस यहाँ का होगा, H2O डिसोशिएट होगा, CO2 H2O से क्रिया करके ऐसे आपके वीक जो एसिड होते हैं H2CO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस तरह के एसिड बना लेता है जो कि डिसोशिएट होकर क्या दे देता है, प्लस और माइनस आयन दे देता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, अब जो आपका प्योर मेटल है, जैसे कि मैं इधर बात कर रहा हूँ प्योर मेटल, क्योंकि मेटल तो पूरा एक है, तो यहाँ पर जो प्योर मेटल है यानी कि आपके जैसे लोहा है, तो लोहे के जो एटम है वो यहाँ पर किसका काम करेंगे, एनोड का काम करेंगे। तो इस सरफेस को मैं जैसे एनोड बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका Fe ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये आपकी एनोड पर होने वाली रिएक्शन होगी इसकी। शुद्ध लोहा जो है यानी कि शुद्ध मेटल या शुद्ध लोहा किसका काम करेगा, एनोड का। और जो अशुद्धियाँ होती है इसके चारों ओर, यहाँ पर ये किसका काम करेगा, आपका कैथोड का काम करेगा। और कैथोड पर क्या होगा, H+ जो आपके आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और 2H में H रेडिकल में फ्री हो जाते हैं। और H रेडिकल जो है वो आपका पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करता है। तो ये आपका O2 को रिड्यूस करेगा हाफ और क्या बना लेता है, H2O। ये आपकी कैथोड पर रिडक्शन होने वाली अभिक्रिया होगी। वापस समझे, ये आपका आयरन है जिसमें प्योर जो आयरन है वो तो आपका किसका काम करेगा, एनोड का। और कैथोड पर कौन होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो उस मेटल के चारों ओर किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। तो ये तो एनोड हो गया और कैथोड हो गया। कैथोड पर क्या होने वाला है, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ से आपका मैंने बताया ना, इस तरह से H+ जो फ्री होते हैं ये H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H रेडिकल बना लेते हैं। और H रेडिकल अत्यधिक एक्टिव होता है तो इसको क्या करेगा, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। यानी कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाली वो क्या होने वाली है आपकी, 2H+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट इनटू H2O। ये आपकी कैथोड की रिएक्शन होगी। तो ये तो आपका कैथोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ओके, और ये आपका इम्प्योरिटीज इकट्ठा होकर कैथोड पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है उसकी रिएक्शन होगी। तो 3 प्रोसेस होने वाले हैं। पहला, वायुमंडलीय गैसें जल के साथ घुलकर इलेक्ट्रोलाइट बना लेती है। इलेक्ट्रोलाइट से आपका H+ जो मुक्त होता है वो किसका काम करेगा, मेटल के ऊपर जाकर कैथोड बनाएगा। और जो आपका शुद्ध लोहा होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ओके, तो पहली रिएक्शन आपकी ये हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखें एनोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो ऑन एट एनोड शुद्ध लोहा जो है आपका FeS ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एट कैथोड पर आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ से H+ जो आएंगे तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा, H2O। तो ये तो आपकी एनोड की रिएक्शन है और ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है। और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी FeS प्लस 2H प्लस हाफ O2 Fe+2
प्लस H2O। ये जंग लगने की आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि Fe ऑक्सीडाइज होकर किस में आ गया अब आपका Fe+2 में। अब आगे क्या होता है, Fe+2 इसको मिटा दूं मैं यहाँ से। अब देखें आप Fe+2 आयन जो है वो H2O और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, Fe+2 का ऑक्सीडेशन होता है और Fe2O3 में +2 किस में चला गया आपका +3 में ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। अब इसको आप बैलेंस कर लें तो ये हो गया आपका 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 2Fe हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गए आपके 6, तो ये हो गए आपके 6। क्लियर है, ये आपका जंग लगने का प्रोसेस होगा, समझ में आ गया। अब आप देखें Fe2O3 प्लस XH2O इसके अंतराकाश में चले जाएंगे और क्या बना लेंगे Fe2O3 XH2O। ये भूरे रंग का होगा और ये आपका होगा जंग लगा लोहा। ये है आपकी जंग लगने का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वापस बता रहा हूँ इसको, ओके। चलो अब मैं इसको एक बार वापस समझा रहा हूँ, समझे इसको। आसान सा है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको और कुछ भी नहीं है। अब देखें वापस मैं उसी प्रोसेस को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, H2O है और इसके साथ कौन है, CO2 है, SO2 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस में बदल जाता है, H2CO3 और ये आयोनाइज हो जाता है क्योंकि ये आपका एसिड बन चुका है। तो ये आयोनाइज होकर क्या दे देता है, H+ और कार्बोनेट आयन। ये तो आपका हो गया उस मेटल के चारों ओर सराउंडेड के द्वारा होने वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन। अब आपका एनोड पर क्या होने वाला है, तो एनोड कौन होगा, शुद्ध लोहा। ये क्या काम करेगा आपका एनोड का। और यहाँ पर Fe एनोड जो है यानी कि Fe+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लीच करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, तो एट कैथोड यहाँ पर आपकी क्या होगी, अशुद्धियाँ। तो H+ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ओके, और उसको ऑक्सीजन को क्या करेगा, जो पानी में घुली हुई है, रिड्यूस कर देता है और क्या बना लेता है, H2O। और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाती है, तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी आपकी नेट सेल रिएक्शन Fe+2H+ प्लस हाफ O2 Fe+2 प्लस H2O। बच्चों आसान है, Fe को Fe+2 में ले जाना है और एक H2O मॉलिक्यूल का आपको निर्माण करना है। H2O मॉलिक्यूल का निर्माण कहाँ हो रहा है, आपका कैथोड पर। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी कहाँ पर, जंग लगने की प्रक्रिया में। क्लियर है। अब यहाँ से Fe+2 जो है, ये आगे बता रहा हूँ मैं। Fe+2 वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये किस में बदल जाता है आपका, प्लस पानी की उपस्थिति होगी तो ये किस में बदल जाएगा, Fe2O3 में। आप मैंने कहा इसको बैलेंस कर लो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2। क्लियर। और अब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 4H2। अब ये जो आपका फेरिक ऑक्साइड जो बना है यानी कि +2 से +3 में गया है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। लास्ट में आपका फेरिक ऑक्साइड H2O की मात्रा कुछ भी हो सकती है, ये इसके साथ जुड़कर क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2O। ये आपका क्रिस्टलाइन वाटर होगा और ये आपका क्या कहलाएगा, जंग लगा लोहा, जो कि भूरे रंग का होगा। क्लियर है बच्चों। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल। और इसका डायग्राम मैं वापस बता दूं तो 2 चीज़ें होंगी। ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड। यहाँ पर H2O प्लस CO2 जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H+। कैथोड पर क्या हो रहा है, जल का निर्माण केवल 2H+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन रहा है, H2O।
और एनोड पर क्या हो रहा है, Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन। बस ये आपका पूरा जंग लगने का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, चलो इसको उतारो। अब लास्ट है, जंग लगने की प्रक्रिया को आपको रोकना है, यानी कि आपके जो मेटल्स होते हैं उनको सुरक्षित रखना है। तो जंग लगने की या संक्षा रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए कोरोजन का। तो पहला जो है आपका वो है बैरियर प्रोटेक्शन द्वारा, बैरियर प्रोटेक्शन यानी कि अवरोध करके, लेपन करके। जैसे कि मैंने कहा ना, जंग लगने के लिए आपको किसको रोकना है, पानी को रोकना है और ऑक्सीजन को रोकना। अगर इन दोनों चीज़ों को आप मेटल के संपर्क में आने से, कॉन्टैक्ट से आने से रोक दो तो वह आपका क्या करेगा, जंग नहीं लगेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो पहला होता है जैसे कि पेंट द्वारा, ऑयल पेंट वगैरह जो किए जाते हैं, तो मेटल के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर पेंट क्या होगा, H2O के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा मेटल का, तो वहाँ पर पेंट किया जा सकता है। सेकंड चीज़ है ऑयलिंग व ग्रीसिंग द्वारा, ऑयल एंड ग्रीस द्वारा। तो आपको पता है कि जो मोटर व्हीकल पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन से बचने के लिए और इनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर ग्रीसिंग की जाती है। तो ठीक है, तो ऑयल और ग्रीस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है ना, इनर्ट जो आपकी मेटल्स होती है जैसे निकिल, क्रोमियम, पीटी, इनकी पॉलिश करके। आपने वाहनों के पहिए देखे होंगे मोटरसाइकिल और साइकिलों पर, तो वहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी आती है जिसमें क्या होता है, निकिल पॉलिश होती है। तो निकिल पॉलिश क्या करते हैं, उसके चारों ओर लगा देते हैं, तो वो जो आपका लोहे का जो पहिया होता है वो जंग लगने से बच जाता है। तो ये आपके बैरियर प्रोटेक्शन के रूप में आप इन चीज़ों को काम में ले सकते हैं। ठीक, सेकंड जो आपका प्रोटेक्शन है, नंबर 2, सैक्रिफाइड प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइड प्रोटेक्शन यानी कि बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जिस धातु को आपको जंग लगने से बचाना है तो उसके चारों ओर एक आवरण तैयार किया जाता है जो कि उस धातु से ज़्यादा क्रियाशील हो, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे ज़्यादा नेगेटिव हो। तो जब किसी कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु का लेपन कर दिया जाता है ना, एक शील्ड चढ़ा दी जाती है, तो फिर वहाँ पर आपका एनोड कौन बनने वाला है, तो मेटल नहीं बनेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव वो एनोड बनेगा। तो क्षरण किसका होगा, यानी कि कौन नष्ट होगा, जो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है। अधिकांश से क्या किया जाता है, जस्ते की, लोहे को बचाने के लिए जस्ते की पॉलिश की जाती है। जैसे आपका ये आयरन की रोड है और ये आपका क्या करेगा, मैंने कहा ना इम्प्योरिटीज कैथोड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसके चारों ओर हमने किसकी शील्ड बना दी है, एक शील्ड तैयार कर ली है, लेपन कर दिया है, पॉलिश की पूरी। और ये किसका किया हमने, Zn का। तो अब आप आयरन की क्रियाशीलता से Zn की क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव ज़्यादा है। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, Fe नहीं करेगा। अब कौन देगा, Zn देगा, और किस में बदल जाएगा, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन में। तो Fe आपका क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन हो गया उसका, वह सुरक्षित रह जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन, ये 3-4 नाम है, ध्यान रखें। यसद लेपन, ठीक है ना, या बलिदानी सुरक्षा, या जिसको सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन कहा जा सकता है। तो ये प्रोसेस क्या है कि कम क्रियाशील धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु का उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, लेपन कर दिया जाता है, जिससे कि अधिक क्रियाशील धातु ऑक्सीडाइज होगी, आपकी मेटल जिसको सुरक्षित कर रहे हो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ओके, अब आपका तीसरा प्रोटेक्शन करने का तरीका है, थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीय सुरक्षा। या इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। ये अधिकांश कब काम में लिया जाता है, जब आपका मेटल कहाँ है ना, इन अर्थ है, यानी कि भूमिगत है। तो जैसे आपके अंदर का कोई पाइपलाइन है, तो ये आपका जैसे लोहे का पाइप है जो ज़मीन के अंदर है। अब यहाँ पर आपका जंग लगने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो Fe जो है वो किस में बदल रहा है, Fe+2 में।
लेकिन यहाँ पर पास पास में कुछ दूरी पर क्या किया जाता है, ब्लॉक लगा दिया जाता है इससे अधिक क्रियाशील धातु का। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का ब्लॉक बना दिया गया। ओके, अब मैग्नीशियम का ब्लॉक बना दिया जाएगा तो अब आपका यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होने वाला है तो Fe का नौकर किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पर Mg किस में बदल जाएगा, Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब ये क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि 2 लग गए, Fe के सापेक्ष लगाया आपने Mg को, ये ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या बनेगा, एनोड, और ये क्या बनेगा अब आपका कैथोड। समझ में आ रहा ना, क्योंकि जब आप Fe के सापेक्ष Mg को लगाते हैं तो Mg ज़्यादा क्रियाशील है, तो ज़्यादा क्रियाशील जो होगा वह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज पहले होगा, तो ये क्या मिलेगा आपका एनोड। तो अब Fe का पाइप जो है वो क्या मिलेगा आपका कैथोड। और यहाँ पर जो जंग लगने के बाद Fe+2 बदल गया है, वो भी जब Mg से निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा, तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वापस किस में बदल जाएगा, Fe में। यानी कि जो जंग लगने वाला लोहा यहाँ जमा हो रहा है वो वापस कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, Fe में, क्योंकि यहाँ पर अब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो Fe+2 किस में बदल गया, Fe में। तो ये मेटल आपका क्या है, सुरक्षित रह जाएगा। और जंग लग भी गया हो, अगर इसके कांटेक्ट में आया हुआ है इस चैम्बर के, तो ये वापस रिड्यूस होकर किस में बदल जाता है, Fe में। और टाइम पर क्या किया जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे Mg खत्म होता जाएगा, तो इस ब्लॉक में से इसको निकाल लिया जाता है और वापस नया आपका Mg लगा दिया जाता है। ओके, तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के रूप में। ठीक, और चौथा जो आपका है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है किसके लिए, इसको रोकने के लिए, जैसे सोडियम फास्फेट, इस प्रकार के जंग रोधी जो आपके पदार्थ होते हैं उनका क्या किया जाता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन चला दिया जाता है। तो ये आपके प्रोटेक्शन के उपाय होंगे। तो बच्चों ये था आपका जंग लगने का पूरा प्रोसेस। जंग क्या होता है, नंबर 2 क्या बताया मैंने आपको, जंग कितने प्रकार से लग सकता है, फिर उसके बाद जंग को एक्टिव करने के लिए या जंग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स को अगर आप रोक दें तो जंग लगने की प्रक्रिया रुक जाती है। फिर मेजर चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, यानी कि कोरिजन का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को पढ़ा है, तो वहाँ पर एक एनोड बनता है और कैथोड बनता है। हमेशा शुद्ध धातु जो है वो एनोड बनेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वहाँ पर इम्प्योरिटी जो होती है वहाँ से H+ आता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है और H2O बनाता है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। और लास्ट था जंग लगने की प्रक्रिया को हम किन किन ऐसे उपाय है प्रोटेक्शन किया जा सके जिनसे, तो जनरली 3-4 प्रकार के आपको प्रोटेक्शन होते हैं, वो आपको बताए, इनके द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक, अब मैं इसका लास्ट जो आपको एक लेक्चर दूंगा जहां पर इस पूरे लेंथी चैप्टर को हम इवन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कैसे तैयार करें वो बताने वाला हूं। ठीक है, टिल देन थैंक्स।